समस्त गुरुजनों, शिक्षक बंधुओं, शिक्षिकाओं, अभिभावक बंधुओं एवं विद्यार्थियों का लर्न क्लासेज अलीपुर भादर, प्रेमनगर, खागा, फतेहपुर, उत्तर प्रदेश की धरा पर स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। इस कड़ी में माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित होने वाली हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के संदर्भ में हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए इस कड़ी में आप सभी के समक्ष विज्ञान विषय अग्रवाल प्रकाशन के अनुसार की श्रृंखला लेकर के हम आए हैं आप सभी के समक्ष। सबसे पहले अग्रवाल श्रृंखला की कड़ी में प्रथम दृश्य में 2017 का प्रथम सेट अनुसार का देख रहे हैं अग्रवाल प्रकाशन का, जिसका पेपर कोड है BQ। सेट पहला BQ। इस कड़ी में कक्षा 10 विज्ञान 2026 के संदर्भ में देख रहे हैं। अग्रवाल प्रकाशन का अनुसार पेपर है आप सभी के समक्ष। पहला प्रश्न कहता है, बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला है ये। प्रश्न पहला कहता है, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। पहला विकल्प है बैंगनी, दूसरा विकल्प है नीला, तीसरा विकल्प है काला, चौथा विकल्प है सफेद। तो आपको इस प्रश्न के संदर्भ में 4 विकल्प दिए गए। इन 4 विकल्प में से जो उचित विकल्प है उस विकल्प का चुन करके अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखना होगा। तो चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। पहला विकल्प है बैंगनी, दूसरा विकल्प है नीला, तीसरा विकल्प है काला, चौथा विकल्प है सफेद। तो चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। किस प्रकार का दिखाई देता है? हमारा आकाश दिखाई देता है चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। किस रंग का दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है काले रंग का। तो पहला विकल्प, पहला प्रश्न ये था आप सभी के समझ प्रस्तुत था। चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है काले रंग का दिखाई देता है। इससे बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी के समझ दूसरा प्रश्न है, किसी धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। पहला विकल्प कह रहा है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, दूसरा विकल्प है प्रोटॉनों के द्वारा, तीसरा विकल्प है न्यूट्रॉनों के द्वारा, चौथा विकल्प है आयनों के द्वारा। पहला विकल्प है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, दूसरा है प्रोटॉनों के द्वारा, तीसरा है न्यूट्रॉनों के द्वारा, चौथा विकल्प है आयनों के द्वारा। तो किसी धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। किसके द्वारा होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी के समक्ष तीसरा प्रश्न प्रस्तुत है। प्रश्न तीसरा कहता है, कौन सा मात्रक चुंबकीय क्षेत्र का नहीं है? कौन सा मात्रक चुंबकीय क्षेत्र का नहीं है? पहला विकल्प है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, दूसरा विकल्प है टेस्ला, तीसरा विकल्प है गॉस, चौथा विकल्प है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। कह रहा है कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो आप सभी के समझ पहला विकल्प है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, दूसरा है टेस्ला, तीसरा है गॉस, चौथा है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो कौन चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में तीसरा प्रश्न आप सभी के समझ, चौथा प्रश्न प्रस्तुत है। विद्युत विभवांतर का मात्रक है। विद्युत विभवांतर का मात्रक
पहला विकल्प कह रहा एम्पियर, दूसरा विकल्प कह रहा ओम, तीसरा विकल्प कह रहा वोल्ट, चौथा विकल्प कह रहा वाट। अब ये जानिए एम्पियर ये वैद्युत धारा का मात्रक है, जबकि ओम प्रतिरोध का मात्रक है, वोल्ट विभवांतर का मात्रक है, वाट सामर्थ्य या शक्ति का मात्रक है। तो यहाँ पर कह रहा विद्युत विभवांतर का मात्रक है। विद्युत विभवांतर को किससे मापते हैं? वोल्ट से। किसकी सहायता से नापते हैं? वोल्ट से। तो यहाँ पर इसका विकल्प होगा वोल्ट। विद्युत विभवांतर का मात्रक है वोल्ट। बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी के समझ पांचवा प्रश्न प्रस्तुत है। एक विद्युत बल्ब पर 100 वाट 250 वोल्ट लिखा है, इसका प्रतिरोध होगा। क्या कह रहा है? विद्युत बल्ब पर 100 वाट लिखा है यानी P सामर्थ्य दिया है, और इसके बाद दिया है विभवांतर वोल्ट दिया है 250 वोल्ट। कह रहा प्रतिरोध होगा। प्रतिरोध निकालने के लिए R बराबर होता है सूत्र, देखिए विभवांतर के लिए सूत्र होता है, यहां पर जानिए सूत्र होता है एक V बराबर I इंटू आर। V बराबर I इंटू आर ये होता है। अब हमको निकालना है यहाँ पर P और V के संदर्भ में। R बराबर हमको प्रतिरोध निकालना, R बराबर सूत्र होता है V स्क्वायर बाई P। V कितना है? 250। 250 को 2 बार लिखेंगे, 250 गुणे 250, इसके बाद बटे में 100। 250 गुणे 250 बटे में 100। अब क्या करेंगे? 25 का गुणा 25 में करा लेंगे। 25 55 में 625, 2 शून्य शून्य बटे में 100। ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट जाएंगे। कितना आएगा हमारा? 625। तो यहाँ पर पहला विकल्प था 25,000, दूसरा विकल्प है 625 ओम, तीसरा विकल्प है 25 ओम, चौथा विकल्प है 2.5 ओम। तो हमें यहाँ पर लगाने पर ये बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी के समक्ष छठवां प्रश्न प्रस्तुत है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए चश्मे में प्रयुक्त किया जाता है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित, इसके लिए आपको याद रखना है, एक ट्रिक याद रखना है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित कह रहा है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए चश्मे में प्रयुक्त किया जाता है। कह रहा पहला विकल्प कह रहा उत्तल लेंस, दूसरा विकल्प कह रहा अवतल लेंस, तीसरा विकल्प कह रहा है उत्तल दर्पण, चौथा विकल्प कह रहा है अवतल दर्पण। अब ये जानिए चश्मे में प्रयुक्त करना है, ना तो उत्तल दर्पण प्रयुक्त होगा ना तो अवतल दर्पण प्रयुक्त होगा। अब आपके पास 2 विकल्प बच रहे हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। इसके लिए आपको याद रखना है दूना याद रखना है, दूना शब्द याद रखना है। ये दूना दूर में, देखिए द से हो गया दूर, मतलब दूर से दूना। यहां पर द में कहे की मात्रा लगी है बढ़ाओ की, अर्थात यहां पर जानिए कि दूना, दूर में उत्तल और निकट में ना में आ लगा है अवतल। दूना शब्द से याद रखिए, दूर में उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, जबकि निकट में दूरदृष्टि दोष में उत्तल, और निकट के लिए निकट, ना में लिखा है ना यानी बड़ा यहां पर आ लिखा के आ रहा तो यहां पर अवतल। और एक और ट्रिक भी है कि यदि भाई हमें तो दूना शब्द पता है कि दूर के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, निकट के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूना शब्द में द से दूना, दू में छुटक मात्रा यानी दूना उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, ना में निकट यानी अवतल लेंस। तो यहाँ पर आपका विकल्प कह रहा दूरदृष्टि
दूरदृष्टि में क्या प्रयोग करेंगे? उत्तल लेंस। अब हमारे पास कौन सा विकल्प सही होगा? पहला विकल्प। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए चश्मे में प्रयुक्त किया जाता है उत्तल लेंस प्रयुक्त किया जाएगा। बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी के समझ प्रश्न 7वां प्रस्तुत है। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? देखिए जानिए, एम्पियर सेकंड कह रहा है, एम्पियर यानी एम्पियर विद्युत धारा, टी सेकंड, आई गुणे टी। देखिए यहां पर आपको पहला विकल्प कह रहा है विद्युत ऊर्जा का, दूसरा विकल्प कह रहा है विद्युत वाहक बल का, तीसरा विकल्प कह रहा है आवेश का, विद्युत धारा, चौथा विकल्प कह रहा है विद्युत धारा का। जानिए आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है, जबकि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत वाहक बल इसको नापते हैं वोल्ट में, तो जाहिर सी बात है कि एम्पियर सेकंड किसका मात्रक होगा? विद्युत ऊर्जा का। किसका मात्रक होगा? विद्युत ऊर्जा का। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का। पहला विकल्प इसका सही होगा। बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में 8वां प्रश्न आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी है। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए पहला विकल्प कह रहा धावन सोडा, दूसरा विकल्प कह रहा बेकिंग सोडा, तीसरा विकल्प कह रहा फिटकरी, चौथा विकल्प कह रहा विरंजक चूर्ण। देखिए धावन सोडा, बेकिंग सोडा, फिटकरी, विरंजक चूर्ण। यहाँ पर आपके सभी के समक्ष 8वां प्रश्न है, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए प्रयुक्त किया उपयोगी है। धावन सोडा, बेकिंग सोडा। धावन सोडे का उपयोग, धावन सोडा जो है आपका कहाँ में प्रयोग किया जाता है? भाई धावन सोडा कह रहा है जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी है। धावन सोडा है, बेकिंग सोडा है, फिटकरी है, विरंजक चूर्ण है। तो यहाँ पर धावन सोडे का उपयोग धुलाई में काम उपयोग होता है, बेकिंग सोडा पकवान बनाने के लिए, फिटकरी आपको ये शुद्धिकरण में कुछ जगह, बाकी जो है इसको दाढ़ी बनाने में प्रयुक्त किया जाता है, जबकि विरंजक चूर्ण जो है ये जल को जीवाणु रहित बनाने में उपयोगी पदार्थ है। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी है विरंजक चूर्ण। चौथा विकल्प सही होगा इस प्रश्न का। प्रश्नों की बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में 9वां प्रश्न आप सभी के समझ है। निम्नलिखित में किस यौगिक में एल्कोहली समूह उपस्थित है? एल्कोहली की बात की गई है। यहाँ पर COOH ओइकम यानी कार्बोक्सिलिक समूह है, यहाँ पर OH है एल्कोहली, और यहाँ पर OH कह रहा है अल्कोहल। किस निम्नलिखित में से किस यौगिक में अल्कोहली समूह उपस्थित है? तो देखिए यहाँ पर अल्कोहली जो इसने लिखा है, अल्कोहली तो यहाँ पर दो जगह है, OH अल्कोहली, जबकि यहाँ पर HOH अल्कोहली समूह उपस्थित है। इसमें प्रश्न पूछना चाहिए था इसको, अल्कोहली समूह उपस्थित नहीं है, यह पूछना चाहिए। प्रश्न यहाँ पर गलत प्रिंट हुआ है। निम्नलिखित में किस यौगिक में अल्कोहली समूह उपस्थित नहीं है, यह प्रश्न पूछना चाहिए, क्योंकि अल्कोहली समूह दूसरे में भी यौगिक में उपस्थित, तीसरे में भी है, चौथे में भी है। इस दृष्टि से इस यहाँ पर निम्नलिखित में से किस यौगिक में अल्कोहली समूह उपस्थित नहीं है, यह प्रश्न पूछना चाहिए। प्रश्न ये होना चाहिए था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कार्बोक्सिलिक समूह, ये भी अल्कोहली समूह, ये भी अल्कोहली समूह, ये भी अल्कोहली समूह। इस दृष्टि से इस प्रश्न का पहला विकल्प सही होगा। निम्नलिखित में किस यौगिक में अल्कोहली समूह उपस्थित नहीं है? तो ये पहले सम वाले में नहीं है। ये आपका है C2 है, अर्थात एथेनोइक अम्ल है, एसिटिक अम्ल, सिरका भी इसे कहते हैं। प्रश्नों की बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में 10वां प्रश्न आप सभी के समझ प्रस्तुत है। मिश्र धातु पीतल के अवयवी घटक है।
मिश्र धातु पीतल के अवयवी घटक हैं। पहला कह रहा कॉपर स्टेनस, फिर कह रहा दूसरा विकल्प कॉपर जिंक, तीसरा विकल्प कह रहा एल्युमिनियम जिंक, चौथा विकल्प कह रहा जेडन जिंक और स्टेनस। अब यहाँ पर कह रहा मिश्र धातु पीतल के अवयवी घटक हैं, तो पीतल का जो भी अवयवी घटक है, पीतल में कॉपर और जिंक, मिश्र धातु पीतल के अवयवी घटक कॉपर और जिंक, दूसरा विकल्प इस प्रश्न का सही होगा। बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में 11वां प्रश्न आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत बनना कहलाता है एनोडिंग, कैटिनेशन। पहला विकल्प है एनोडिंग, दूसरा विकल्प है कैटिनेशन, तीसरा विकल्प है, पहला विकल्प है एनोडिंग, दूसरा विकल्प है कैटिनेशन, तीसरा विकल्प है बेसेमरीकरण, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। क्या कह रहा प्रश्न? एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत का बनना, ऑक्सीजन परत का बनना किसी परत पर चढ़ रही है, तो यह क्या एनोडिंग कहलाती है। क्रिया क्या कहलाती है? एनोडिंग। यह क्रिया कहलाती है एनोडिंग। पहला विकल्प सही होगा। बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी के समझ 12वां प्रश्न है प्रस्तुत है। क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है। क्षारक कह रहा क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है। पहला विकल्प कह रहा पीला, दूसरा विकल्प कह रहा नारंगी, तीसरा विकल्प कह रहा भूरा लाल, चौथा विकल्प कहता अपरिवर्तित रहता अर्थात बदलता नहीं है। तो पहला विकल्प क्या कह रहा है? क्षारक के साथ हल्दी का रंग। देखिए हल्दी का रंग क्षारक के साथ पूछा गया। क्षारक है, क्षारक पीला, हल्दी का रंग कैसा होता है? पीला होता है। तो जब पहले ही पीला होता है, कह रहा क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है, नारंगी हो नहीं सकता। तो जाहिर सी बात है उसमें जब क्षारक मिलाएंगे हल्दी में तो क्षारक के साथ हल्दी का रंग कैसा होगा? भूरा और लाल होगा। क्षारक के साथ हल्दी का रंग भूरा और लाल होगा। तीसरा विकल्प सही है इस प्रश्न का। प्रश्न 13 आप सभी के समक्ष बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में प्रस्तुत है। धामन सोडा का रासायनिक सूत्र है। पहला विकल्प क्या कहता है? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा विकल्प है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। तीसरा विकल्प है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। चौथा विकल्प है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। देखिए पहला विकल्प जो दिया है, पहला विकल्प है NaOH ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। दूसरा है NaHCO3 धामन सोडा पूछा है। धामन सोडा ये है बेकिंग सोडा और ये है Na2CO3 × 10H2O ये है धामन सोडा। जबकि ये क्या है? CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर अर्थात विरंजक चूर्ण। ये क्या है? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात सोडा लाइम। तो इस प्रश्न का दूसरा धामन सोडा का रासायनिक सूत्र। तो धामन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? Na2CO3 × 10H2O। बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी के समक्ष 14वां प्रश्न प्रस्तुत है। मादा लिंग हार्मोन कहलाता है। देखिए मादा लिंग हार्मोन की बात की गई है यहाँ पर।
पहला विकल्प है एंड्रोजन, दूसरा विकल्प है इंसुलिन, तीसरा विकल्प है एस्ट्रोजन, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। देखिए इनमें से कोई नहीं की तो कोई बात नहीं है। अब इंसुलिन ये सभी में पाया, मादा और नर और मादा दोनों में पाया जाता है, तो यहाँ पर इसकी भी बात, दूसरा विकल्प भी कोई उसका काम नहीं है। चौथा विकल्प तो है ही नहीं, दूसरा विकल्प भी नहीं है। अब यहाँ पर एस्ट्रोजन और एंड्रोजन ये दो विकल्प आपके पास है। मादा लिंग हार्मोन की बात की गई है, तो मादा लिंग हार्मोन ये एस्ट्रोजन ये नर हार्मोन है, जबकि एंड्रोजन मादा लिंग हार्मोन है। तो इसका कौन सा विकल्प सही होगा? पहला विकल्प सही होगा, एंड्रोजन। मादा लिंग हार्मोन कहलाता है एंड्रोजन, जबकि एस्ट्रोजन नर हार्मोन है। प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में 15वां प्रश्न आप सभी के समझ प्रस्तुत है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम, अब ध्यान देखिए जाइलम पाया कहाँ जाता है? पौधों की जड़ों में, जबकि फ्लोएम पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। तो जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन, यहाँ पर 4 विकल्प आपके पास हैं। पहले बात है जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। देखिए पादप में जाइलम पाया जाता है जड़ों में, तो जड़ों से क्या पौधे के ऊपरी भाग तक क्या पहुंचता है? जल पहुंचता है। तो जाहिर सी बात है इस प्रश्न का पहला विकल्प सही होगा। भोजन कहाँ बनता है? पत्तियों में बनता है, तो पत्ती जाइलम पत्तियों के लिए उत्तरदायी है नहीं। ऑक्सीजन पत्तियां प्रयोग करती हैं भोजन का निर्माण में, तो ये भी चौथा विकल्प भी। अमीनो अम्ल का वहन ये भी इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। तो इसमें पादप में जाइलम का उत्तरदायी है जल का वहन के लिए। तो इसके लिए इस प्रश्न का पहला विकल्प सही होगा। कौन सा विकल्प सही होगा? जल का वहन। पादप में जाइलम उत्तरदायी है किस लिए? जल का वहन के लिए, यानी जल को पौधे के वायवीय भागों तक पहुंचाना, जड़ से लेकर के। बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में 16वां प्रश्न आप सभी के समझ प्रस्तुत है। बीज रहित फलन को प्रोत्साहित करने वाला पादप हार्मोन है। बीज रहित, बीज रहित, बीज रहित का तात्पर्य बिना बीज, बीज रहित, बीज युक्त कहता था बीज सहित, बीज रहित फलन, फलन को प्रोत्साहित करने वाला पादप हार्मोन है। देखिए यहाँ पर आपके पास ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है। पहला विकल्प है ऑक्सिन, दूसरा है जिब्रेलिन, तीसरा विकल्प है एथिलीन, चौथा विकल्प है फ्लोरिजन। अब यहाँ पर देखिए फ्लोरिजन तो कोई काम नहीं है। एथिलीन की बात की गई है, ये फलों को पकाने में प्रयुक्त होता है, इसकी इस विकल्प की भी बात न कीजिए। अब ऑक्सिन आपका जिब्रेलिन, 2 विकल्प बचते हैं। कौन कौन से बचते हैं? ऑक्सिन, ऑक्सिन ये पौधे की वृद्धि के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि जिब्रेलिन जो है बीज रहित फलन को प्रोत्साहित करता है। तो इस प्रश्न का 16वें प्रश्न का दूसरा विकल्प सही होगा। कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा विकल्प सही होगा, जिब्रेलिन। बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी के समझ 17वां प्रश्न प्रस्तुत है। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? रक्त में पाया जाता है। पहला विकल्प उत्सर्जन में, दूसरा विकल्प है श्वसन में, तीसरा विकल्प है पाचन में, चौथा विकल्प है वृद्धि में। तो हीमोग्लोबिन की बात की जा रही। हीमोग्लोबिन एक रंगा युक्त पदार्थ है जो कि रक्त में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता कह रहा पहला उत्सर्जन में, तो उत्सर्जन में इसका कोई काम नहीं है, पाचन में भी काम नहीं है हीमोग्लोबिन का, वृद्धि में भी कोई काम नहीं, इसका काम है श्वसन में। काहे में सहायक है हीमोग्लोबिन? श्वसन में सहायक है। तो इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही होगा, श्वसन में। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, श्वसन में निभाता है। बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में 18वां प्रश्न आप सभी के समझ प्रस्तुत है। प्यूरिन क्षारक होता है। पहला विकल्प है एडेनिन, दूसरा विकल्प है साइटोसिन, तीसरा विकल्प है यूरेसिल, चौथा विकल्प है थायमिन। अब देखिए यहाँ पर प्यूरिन क्षारक की बात की जा रही है। प्यूरिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन। यहाँ पर आपने डीएनए और आरएनए श्रृंखला पढ़ा होगा, नाइट्रोजन बेस की बात की है। तो प्यूरिन क्षारक यहाँ पर पहला विकल्प सही होगा, एडेनिन। एडेनिन की बात की जाएगी। प्यूरिन क्षारक कौन सा? एडेनिन। आपने पढ़ा होगा एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। प्यूरिन क्षारक कौन सा होता है? एडेनिन होता है। जबकि यूरेसिल, थायमिन, साइटोसिन ये क्या है? ये नाइट्रोजन बेस है।
इस विकल्प प्यूरिन क्षारक होता है एडेनिन। बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में 19वां प्रश्न आप सभी के समझ प्रस्तुत है। एक द्विसंकर का 10 प्रारूप होता है। एक द्विसंकर की बात की जा रही है। 1:2:1 ये हो नहीं सकता। 3:1 दूसरा विकल्प है। 2:1:1 ये भी नहीं हो सकता। तीसरा विकल्प है 9:3:3:1। देखिए इस पर आपको विचार विमर्श करना है। चौथा विकल्प है 3:1। यहाँ पर एक द्विसंकर 10 प्रारूप जानना है आपको। ये हो नहीं सकता। ये अनुपात आपने मेंडल के प्रयोग में देखा ही नहीं कहीं। ये आपने देखा है, ये भी देखा है और ये देखा। द्विसंकर के लिए उत्तरदायी है आपका 9:3:3:1 अर्थात मेंडल के तीसरे नियमानुसार। मेंडल का आप लोगों ने तीसरा नियम पढ़ा होगा, तो उसमें अनुपात प्राप्त होता है द्विसंकर 10 का प्रारूप 9:3:3:1। ये क्या अनुपात प्राप्त होता है। बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में ये अंतिम प्रश्न है, 20वां प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है। शुद्ध गोल बीजों की बात की जा रही है। टीटी पहला विकल्प है स्मॉल टी, दूसरा है कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके बाद है चौथा है तीसरा विकल्प है स्मॉल टी कैपिटल टी, चौथा विकल्प है कैपिटल आर। अब यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है। देखिए टीटी ये किसको प्रस्तुत करता है। ये बौने पौधों को प्रस्तुत करता है। शुद्ध बौने ये क्या है, मिश्रित है, जबकि ये भी है संकर है, मिश्रित है। ये आपका कैपिटल आर। ये कौन सा जीन कह रहा है शुद्ध गोल बीज, तो राउंड यानी कैपिटल आर ये आपका ये प्रकट करता है। तो इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही होगा। कौन सा विकल्प सही होगा, चौथा विकल्प सही होगा कैपिटल आर राउंड। तो निम्नलिखित में कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है, कैपिटल आर ये प्रकट करता है। फिलहाल इस श्रृंखला में अग्रवाल प्रकाशन के अंशवाल 2017 की पहले सेट को हल करवाया गया है। आने वाले समय में पूरा का पूरा पेपर लेकर के हम आप सभी के समझ प्रस्तुत होंगे। सभी विद्यार्थी इस लाइव सेशन का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें और अन्य विद्यार्थियों तक इस कक्षा को आप लोग पहुंचाइए, जिससे एक अच्छा आने वाले समय में एक इतिहास रच सके। सपने वही हैं सच होते हैं जिन पर दिन रात मेहनत की मुहर लगी होती है। सपने वही सच होते हैं जिन पर दिन रात मेहनत की मोहर लगी होती है। फिलहाल इस कक्षा में इतना ही, मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।